मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे डिमांड फंक्शन, मांग फलन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांग क्या होती है। मांग होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में अपने पास धन हो तो वो उस व्यक्ति द्वारा की गई वस्तु की मांग कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था कि मांग वक्र क्या होता है, मांग अनुसूची क्या होती है, कीमत प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं, और कीमत प्रभाव दो प्रभावों का बना होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। अब अपन नेक्स्ट इस पे चर्चा करेंगे मांग फलन। मांग फलन की बात जब करते हैं तो फलन और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है इसका हमें आइडिया होना चाहिए। फलन जो होता है, फंक्शन जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा टर्म जो है समीकरण। फलन हमेशा दो चरों में संबंध को बताता है और समीकरण दो चरों में संबंध को बताता है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? फलन है वो कभी ये नहीं बताता कि ये इनमें धनात्मक संबंध है या ऋणात्मक संबंध है, और समीकरण हमेशा ये हमें यह बताता है कि इन दो चरों में धनात्मक संबंध है या ऋणात्मक संबंध है। ये जनरली फलन और समीकरण में अंतर पाया जाता है। अब मांग फलन की जब बात करें, या इसको दूसरा नाम कहते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी कहा जाता है। तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, जिसे एक्स वस्तु, मैंने कोई भी वस्तु एक्स ले ली है, डिमांड ऑफ एक्स, वो फलन होती है उस वस्तु की कीमत जिस वस्तु की अपन मांग कर रहे हैं, जिसको अपन खरीद रहे हैं। संबंधित वस्तु की कीमत, ये संबंधित वस्तु एक्स वाई को मैंने यहाँ माना है, तो एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, इनकम को मैं आई से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या या भावी कीमत प्रत्याशाएं। तो किसी भी वस्तु का जो मांग मात्रा है वो इन सभी चरों पे निर्भर करती है। कौन से चरों पे? मान लो कोई अक्ष वस्तु की मांग मात्रा की अपन बात कर रहे हैं, तो अक्ष वस्तु की जो मांग मात्रा है वो किन किन चरों पे निर्भर करेगी? वो करेगी उस अक्ष वस्तु की कीमत पी एक्स, उससे संबंधित वस्तु की कीमत पी वाई, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या, भावी कीमत प्रत्याशा आदि चरों पे वो निर्भर करती है। अब अपने को ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो ये डिमांड फंक्शन है इसमें आश्रित चर कौन से होते हैं और स्वतंत्र चर कौन से होते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो फलन के साथ होते हैं या जो दाईं तरफ होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र चर होते हैं, और जो बाईं साइड होता है वो हमेशा आश्रित चर होता है। कहने का मतलब, उपभोक्ता की जो मांग मात्रा है वो निर्भर करती है, आश्रित है ना, तो वो निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? इन स्वतंत्र चरों पे निर्भर करती है। मान लो उस वस्तु की कीमत या संबंधित वस्तु की कीमत या आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या, इनमें कोई भी परिवर्तन होगा तो उसके कारण मांग मात्रा में भी परिवर्तन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अर्थात जो मांगी गई मात्रा है वो तो एक आश्रित चर है, और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं वो कैसे चर हैं? स्वतंत्र चर हैं। तो मांग फलन क्या होता है? मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले चरों के मध्य संबंध को बताता है, और ये मांग फलन मैंने आपके यहाँ स्क्रीन पे दिखाया है। ये ध्यान रखना, इसमें जो मांगी गई मात्रा है, ये जो बाईं साइड में है, ये आश्रित चर है। आश्रित चर इसलिए है, क्यों आश्रित चर, या इसको अपन निर्भर कर सकते हैं कि ये निर्भर करता है किन पे? इन चरों पे। उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तु की कीमत, ये आदि ये जो भी चर हैं इन पे मांग मात्रा क्या करती है? निर्भर करती है। तो यहाँ मैंने दिखाया है डी एक्स जो है वो अक्ष वस्तु की मांग मात्रा है, पी एक्स अक्ष वस्तु की कीमत को दर्शा रहा है, आई जो है उपभोक्ता की आय को दर्शा रहा है, पी वाई जो है वो संबंधित वस्तु की कीमत को दर्शा रहा है। डी एक्स आश्रित चर है, जो मांग मात्रा है वो आश्रित चर है क्योंकि वो स्वतंत्र चरों पर निर्भर करती है। फलन के दाईं ओर के चर स्वतंत्र चर होते हैं जिन पर मांग मात्रा क्या करती है? निर्भर करती है। यहाँ तक आ गया समझ में? आगे अपन पढ़ते हैं वस्तु की स्वयं की कीमत पर किस प्रकार निर्भर करती है। मैंने एक्स वस्तु ली थी, एक्स वस्तु के स्थान पर मैं कोई भी वस्तु ले सकता हूँ, जैसे चाय ले ली।
तो चाय की जो मांग मात्रा है वो चाय की कीमत पर किस प्रकार निर्भर करेगी। तो यही तो मांग का नियम था जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने पे उसकी वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब कीमत घट जाने से वस्तु की मांग मात्रा क्या जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा जो चर है संबंधित वस्तुओं की कीमत। जैसे मैंने डिमांड फंक्शन में आपको दिखाया है, dx जो होता है वो फलन होता है px का, उस वस्तु की कीमत का, और संबंधित वस्तु की कीमत py। ठीक है। अब यहाँ चाय के स्थान पे मैं दूसरी एक वस्तु और ले लेता हूँ, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की कीमतों में अगर परिवर्तन होगा तो भी चाय की मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए अपने को दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक तो होता है प्रतिस्थापन वस्तु और एक कंसेप्ट है पूरक वस्तु। ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था। प्रतिस्थापक वस्तुएं वो होती है जो एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी। अगर चाय के स्थान पे अपन कॉफ़ी का यूज़ भी कर सकते हैं और कॉफ़ी के स्थान पे अपन चाय का यूज़ भी कर सकते हैं। पूरक वस्तुएं वो होती है जिनका हमेशा साथ साथ यूज होता है, जैसे पेन और स्याही। अगर हमने को पेन का यूज़ करना है तो उसमें स्याही डालनी ही होगी। अकेले पेन और या अकेले स्याही को अपन अलग अलग काम में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पेन के स्थान पे अपन ने स्याही यूज़ कर ली और स्याही के स्थान पे अपन ने पेन यूज़ कर लिया, ऐसा कदापि नहीं होता है। तो पूरक वस्तुएं हमेशा एक साथ एक ही अनुपात में काम आती है। अब संबंधित वस्तुओं में किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो अब प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए प्रभाव अलग टाइप का होता है और पूरक वस्तुओं के लिए प्रभाव अलग टाइप का होता है। तो यहाँ अपन पहले चर्चा करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के अंदर मान लो दो वस्तुएं, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, चाय को अक्स वस्तु मान रहा हूँ, कॉफ़ी को वाई वस्तु मान के चल रहे हैं अपन। अब अपने को पता है कि मांग मात्रा किसकी निकालनी है, अक्स वस्तु की, अर्थात चाय की मांग। तो चाय की मांग मात्रा किस पर निर्भर करेगी, कॉफ़ी की कीमत पर। मान लो कॉफ़ी की कीमत कम हो गई, चाय की स्थिर है कीमत, कॉफ़ी की कीमत क्या हो गई, पी वाई क्या हो गई, कम हो गई। तो चाय की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत कम हो गई तो लोग चाय के स्थान पे कॉफ़ी को क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापित कर लेंगे। इसलिए संबंधित या प्रतिस्थापक वस्तुओं की कीमतें कम होने पे उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती, मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका जस्ट ऑपोजिट अपन बात करें, अगर पी वाई बढ़ जाता है, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए, कॉफ़ी एक संबंधित वस्तु है, तो चाय की मांग मात्रा अर्थात अक्स वस्तु की मांग मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी का उपभोग लोग कम करना शुरू कर देंगे और कॉफ़ी के स्थान पे क्या पीना शुरू करेंगे, चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। तो चाय की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखना ध्यान से, जब पी वाई कम हो रहा था तो डी एक्स भी कम होता है। अर्थात जब कॉफ़ी की कीमत कम होती है तो चाय की मांग मात्रा कम होती है, और जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग मात्रा भी बढ़ती है। तो ये कैसा संबंध हो गया, ये हो गया पॉजिटिव या धनात्मक संबंध पाया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ देखो, प्रतिस्थापक वस्तुओं में चाय और कॉफ़ी फॉर एग्जांपल, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉफ़ी की कीमत बढ़ी, उसके कारण चाय की मांग मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसा कैसा संबंध हो गया, धनात्मक संबंध को दर्शाता है। अब पूरक वस्तु की अपन बात करते हैं। मानते हैं दो पूरक वस्तु, पेन और स्याही। पेन को मैंने एक्स वस्तु माना है और स्याही को मैंने वाई वस्तु माना है। ठीक है, ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं क्योंकि दोनों हमेशा क्या होती है, साथ साथ एक ही अनुपात में काम आती है। पेन मान लो पी वाई कम हो जाए तो डी एक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब अक्स वस्तु पेन की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब स्याही की कीमत कम हो जाए। तो स्याही की कीमत कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, स्याही का ज़्यादा उपभोग करेंगे। स्याही का ज़्यादा उपभोग करेंगे तो वो स्याही कहाँ काम में आती है, पेन के साथ काम में आती है। तो पेन की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर स्याही की कीमत बढ़ जाए, स्याही की कीमत बढ़ जाए, स्याही की कीमत में वृद्धि हो जाए, तो स्याही अगर महंगी हो गई तो लोग स्याही का यूज़ कम करेंगे, और स्याही का यूज़ कम करेंगे, उसका उपभोग कम करेंगे, तो पेन का उपभोग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर स्याही की कीमत बढ़ रही है, पी वाई जो माना था, तो डी एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि जैसे ही स्याही की कीमत बढ़ेगी अर्थात स्याही महंगी होगी तो लोग पेन का यूज़ भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, पेन की मांग भी कम कर देंगे। क्योंकि पेन और स्याही का हमेशा एक साथ यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पूरक वस्तुएं हैं। अगर पी वाई घट जाता है, स्याही की कीमत घट गई, स्याही सस्ती हो गई, तो स्याही का उपभोग बढ़ा देंगे। स्याही का उपभोग बढ़ाएंगे तो पेन का उपभोग भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखना, ये कीमत बढ़ रही थी, कीमत बढ़ने के कारण मांग मात्रा क्या हुई है, घट रही है। तो कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। यहाँ कीमत घट रही है तो मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है। पेन और स्याही में एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। ये अपने मांग फलन में अपने दो चरों का अध्ययन कर लिया कि अक्ष वस्तु की जो मांग मात्रा है वो फलन होती है स्वयं की कीमत, उस वस्तु की, संबंधित वस्तु की कीमत। अब अपना तीसरा जो चर है वो है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय पर किस प्रकार निर्भर करती है मांग मात्रा। अगर मान लो किसी वस्तु की, किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, पहले वो 100 रुपये कमा रहा था, उसके बाद उसके 200 रुपये हो जाए, तो अगर वस्तु सामान्य वस्तु है तो उस वस्तु की मांग मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आय बढ़ने पर प्राय अधिकांश वस्तुओं की मांग मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे निम्न वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं, उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ वस्तुओं जैसे निम्न वस्तुओं की मांग मात्रा आय में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। अगला जो चर है वो है आदत, रुचि और फैशन। अगर किसी उपभोक्ता या किसी व्यक्ति की आदत या रुचि या फैशन में कोई परिवर्तन आता है तो उसके कारण भी सामान्यतः है मांग मात्रा में परिवर्तन आएगा। अब मान लो किसी व्यक्ति की फैशन चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं जीन्स पैंट की। अगर जीन्स पैंट की फैशन आ जाए तो उसकी मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर जीन्स पैंट की फैशन चली जाए, उसकी फैशन पुरानी हो जाए, तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आदत जो फैशन है वो किसको प्रभावित करती है, उस वस्तु की मांग मात्रा को भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार आदत, अगर कोई व्यक्ति दिन में एक बार चाय पीता है, फिर उसको चाय की आदत लग जाए, वो दिन में एक के स्थान पे 5 बार चाय पीने लग जाए, तो वो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो आदत में परिवर्तन के कारण भी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अगर इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन होता है, मान लो कोई व्यक्ति आज जो है वो चाय को पसंद कर रहा है, ठीक है, थोड़े दिन बाद वो चाय के स्थान पे कॉफ़ी को पसंद करने लग जाए, तो चाय की मांग तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कॉफ़ी की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अर्थात आदत, रुचि और फैशन है वो क्या करते हैं, उनमें बदलाव होने के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है। जैसे फैशन के कारण किसी विशेष वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है। अगला है जनसंख्या। तो ये जनरल सा टर्म है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे उपभोग करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और उपभोक्ता की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है भावी कीमत प्रत्याशाएं, कि भविष्य की जो कीमत है उनकी एक्सपेक्टेशन। अगर हमें आज किसी उपभोक्ता को पता है कि एक वस्तु की भविष्य में कीमत ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, आज के दिन उसकी मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में इन फ्यूचर उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो उसको पहले ही खरीद लेगा। अगर उसे ये पता है कि उस वस्तु की कीमत भविष्य में कम होगी, तो वो आज उसकी मांग नहीं करके भविष्य के लिए उसको छोड़ देगा कि उसकी मांग वो जब उसकी कीमत कम होगी तभी करेगा। यदि उपभोक्ता यह सोचने लगते हैं कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो वर्तमान कीमतों पर ही उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने लग जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था मांग फलन। मांग फलन होता क्या है, मांगी गई मात्रा, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा और उस वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन और जनसंख्या आदि। ये सब के सब जो है वो स्वतंत्र चर होते हैं। स्वतंत्र चर इसलिए होते हैं क्योंकि मांग मात्रा जो है वो इन सभी चरों पे डिपेंड करती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मांग का विस्तार, संकुचन और मांग में वृद्धि और कमी।